हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम लोग एक प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं और ये प्रोजेक्ट बेसिकली एक ट्रांसलेटर एप्लीकेशन है। जैसा हमारा गूगल ट्रांसलेटर होता है, उसी को हम लोग आज बनाने वाले हैं रिएक्ट के अंदर यूजिंग रिएक्ट बूटस्ट्रैप लाइब्रेरी। सो ये एक इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है। आई होप आपको इससे कुछ एक वैल्यू मिलेगी। सबसे पहले देख लेते हैं ये एप्लीकेशन काम कैसे करता है। यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है लैंग्वेज सेलेक्ट करने का। जिस लैंग्वेज में आप अपना टेक्स्ट राइट करोगे या फिर यहाँ पर लिखोगे, और जिस लैंग्वेज में आपको उस टेक्स्ट को ट्रांसलेट करना है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर मुझे इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करना है, मैं चाहूँ तो जापानीज़ यहाँ पर और भी कोई सी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सकता हूँ। फिलहाल मैंने थोड़ी ही लैंग्वेजेस यहाँ ऐड करी हैं, बट इस एप्लीकेशन के अंदर आप इस ड्रॉप डाउन में जितनी भी लैंग्वेजेस हैं सारी लैंग्वेजेस ऐड कर सकते हो। तो फिलहाल इस एप्लीकेशन में मैंने कुछ ज़्यादा लैंग्वेजेस ऐड नहीं करी है। हमारे पास में यहाँ पर केवल 6-7 लैंग्वेजेस मैंने ऐड करी हैं। बट आप जितनी भी लैंग्वेजेस हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, उन सारी लैंग्वेजेस को इस ड्रॉप डाउन में ऐड कर सकते हो। आपको बस लैंग्वेज का कोड पता होना चाहिए। जैसे EN और हिंदी का होता है HI, उस तरीके से हम लोग एरे के अंदर जितनी भी लैंग्वेज चाहें उतनी लैंग्वेज डाल सकते हैं और आप हर लैंग्वेज को ट्रांसलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल इंग्लिश इसको हिंदी में ट्रांसलेट करके देखते हैं। मैं सबसे पहले सिंपल सा लिख देता हूँ, हाय एवरी वन, वेलकम टू अवर चैनल। और जैसे ही मैं एंटर बटन प्रेस करूँगा, हमारा जो ट्रांसलेशन एप्लीकेशन है वो चलेगा और हमारा जो टेक्स्ट है हमको हिंदी में यहाँ पर दिख रहा है। हाय सब लोग, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। अब ये जो हम API यूज़ कर रहे हैं, यानी कि जो बैकएंड API हम लोग यूज़ कर रहे हैं इस ट्रांसलेशन के लिए, ये API पूरी तरीके से फ्री है। आपको इस API के लिए एक भी पैसा नहीं देना है, 1 रुपया भी नहीं देना है। ये पूरी तरीके से फ्री API है, इसलिए यहाँ पर जो ट्रांसलेशन है वो हो सकता है उतना ज़्यादा परफेक्ट ना हो जितना कि गूगल का हम लोग ट्रांसलेशन देखते हैं। तो लर्निंग पर्सपेक्टिव से एक बहुत अच्छी API है। लर्निंग पर्सपेक्टिव से प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा आपको लर्निंग में हेल्प करेगा। हो सकता है कुछ एक जगह पे ट्रांसलेशन उतना एक्यूरेट ना हो, क्योंकि जैसा मैंने मेंशन किया, बट स्टिल आप लोग काफ़ी अच्छा एक प्रोजेक्ट बना सकते हैं। आप देखिए, मैंने यहाँ पर जर्मनी में इसको कन्वर्ट किया है और हर लैंग्वेज पे काम करेगा। इवन तो ये चाइनीज़ जापानीज़ में भी आपके टेक्स्ट को कन्वर्ट करने का कैपेसिटी रखता है। तो अब देखते हैं हम लोगों ने किन किन चीज़ों को यूज़ किया है, कौन सी टेक्नोलॉजी को यूज़ किया है हमने इस एप्लीकेशन को बनाने के लिए। तो सबसे इम्पॉर्टेंट तो हमारा रिएक्ट यहाँ पर यूज़ हुआ है। पूरा फ्रंट एंड हमने जो भी बनाया है इन सबको हमने रिएक्ट की मदद से क्रिएट किया है। दूसरा यहाँ पर हम लोगों ने यूज़ किया है रिएक्ट बूटस्ट्रैप। तो अगर आपको पता है बूटस्ट्रैप क्या है, तो रिएक्ट बूटस्ट्रैप एक तरीके से बूटस्ट्रैप ही है, जिसको वापस से लिखा गया था, रीराइट किया गया था अकॉर्डिंग टू रिएक्ट। तो हम लोग बूटस्ट्रैप को यूज़ करने वाले हैं बेसिकली इस एप्लीकेशन में। और अगर आपको रिएक्ट बूटस्ट्रैप नहीं भी आता है तो भी आप काफ़ी कुछ इस वीडियो में सीख जाओगे। फिर भी अगर आपको रिएक्ट बूटस्ट्रैप के ऊपर और वीडियोस देखने हैं या फिर और कुछ इसमें सीखना है, रिएक्ट बूटस्ट्रैप को स्क्रैच से सीखना है, तो हम लोग एक प्लेलिस्ट क्रिएट करे हुए हैं ऑलरेडी हमारे चैनल पे। आप उस प्लेलिस्ट पे जाकर रिएक्ट बूटस्ट्रैप को स्टार्टिंग से सीख सकते हो। उसमें कुछ 7-8 वीडियोस हमने डाल दिए हैं अभी तक। उन वीडियोस को ज़रूर चेकआउट करिएगा, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे प्रोवाइड कर दूंगा। फिलहाल हम लोग बात करते हैं और क्या हमने इसमें यूज़ किया है। तो फ्रंट एंड की बात हो गई, हम लोगों ने फ्रंट एंड में कौन सा CSS फ्रेमवर्क यूज़ किया है उसकी बात हो गई। अब बात करते हैं बैक एंड। जब भी मैं यहाँ पर कुछ टाइप करता हूँ और मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो एक API कॉल होती है। अब अगर आपको नहीं पता API का क्या मतलब होता है, देखिए बेसिकली हमारा जो डेटा है किसी सर्वर पे जा रहा होता है, सर्वर पे अपलोड हो रहा होता है। सर्वर में सर्वर साइड पे कुछ कोड लिखा होता है और वो कोड हमारा ट्रांसलेशन परफॉर्म करता है। जैसे ही ट्रांसलेशन हो जाता है वो हमको एक रिस्पॉन्स बैक सेंड करता है। हमारा जो सर्वर है हमको रिस्पॉन्स सेंड करता है और उस रिस्पॉन्स को हम लोग यहाँ पर दिखा देते हैं। अब जो बैकएंड का काम है वो हम लोग नहीं कर रहे हैं, हम लोग बैकएंड नहीं लिख रहे हैं, उसके लिए हम लोग एक API यूज़ कर रहे हैं। बेसिकली हम जो API यूज़ कर रहे हैं वो API है माई मेमोरी। माई मेमोरी एक तरीके से फ्री API आपको प्रोवाइड करता है। किसी भी टाइप का ट्रांसलेशन आप इसमें कर सकते हैं, किसी भी लैंग्वेज में आप ट्रांसलेशन कर सकते हैं। और माई मेमोरी जो API है, आप यहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं कि क्या ये ऑफ़र प्रोवाइड करता है। आपको 5000 रिक्वेस्ट यहाँ पर फ्री में आप कर सकते हो, यानी कि 5000 वर्ड्स को ये 1 महीने के लिए आपको देता है। आप 1 महीने में 5000 वर्ड्स को ट्रांसलेट कर सकते हो, वो भी बिल्कुल फ्री। अगर उसके आगे आप जाते हो, 5000 से ज़्यादा अगर आप वर्ड ट्रांसलेट करते हो, तो आपको इसका लाइसेंस जो है वो ख़रीदना पड़ेगा या फिर कुछ एक अमाउंट यहाँ पर देना पड़ेगा। बट फिलहाल हम लोग इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करने वाले हैं, क्योंकि ये एप्लीकेशन हमारे सीखने के लिए है।
तो डोंट वरी, जो भी चीज़ें हैं वो ऑलमोस्ट आपके लिए, ऑलमोस्ट तो नहीं मतलब पूरी तरीके से ही आप लोगों के लिए फ्री है। तो मैंने आपको बताया कि हम लोग क्या क्या टेक यूज़ कर रहे हैं। फ्रंट एंड में हम लोग रिएक्ट यूज़ कर रहे हैं, हम लोग बूटस्ट्रैप यूज़ कर रहे हैं, और साथ में हम लोग इस एपीआई को यूज़ कर रहे हैं। अगेन एपीआई क्या है? एपीआई बेसिकली एक एंड पॉइंट होता है। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं यही बेसिकली एपीआई है। मैं आपको सेलेक्ट करके दिखाता हूँ, यही हमारी एपीआई है। यहाँ पर हम इस एंड पॉइंट को फेच के थ्रू हिट करेंगे, और हम लोग यहाँ पर जो भी टेक्स्ट पास करेंगे और लैंग्वेज पेयर पास करेंगे, जैसे इंग्लिश टू आईटी में यहाँ पर कन्वर्ट हो रहा है, और हमको जो रिस्पॉन्स मिलेगा वो हमारा लैंग्वेज पेयर के अकॉर्डिंग जो हमने कन्वर्जन मांगा होगा वो हमको रिस्पॉन्स में मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं। फ्रॉम स्क्रैच हम लोग इस प्रोजेक्ट को बनाना सीखते हैं। और सबसे पहले इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए आपको ऑफ कोर्स npm की रिक्वायरमेंट होगी। हम लोग सेटअप कर लेते हैं हमारा रिएक्ट एप्लीकेशन। तो मैंने एक फोल्डर बना रखा है डेस्कटॉप पे प्रोजेक्ट नाम का। इसके अंदर मैं टर्मिनल ओपन करता हूँ, यानी कमांड प्रॉम्प्ट को इसमें ओपन करता हूँ। आपको यूआरएल बार में जाकर सिर्फ cmd प्रेस करना है। जितनी भी चीज़ें आपके सामने हैं उन सबको सेलेक्ट करिए, और cmd टाइप करके जैसे ही आप एंटर करेंगे, इस पर्टिकुलर डायरेक्टरी की लोकेशन में आपका टर्मिनल जो है वो ओपन हो जाएगा, या फिर कमांड प्रॉम्प्ट है वो ओपन हो जाएगा। अब हमको जो कमांड यूज़ करनी है वो है npx create react app, और आपको आपके एप्लीकेशन का नाम दे देना है। तो मैं इसका नाम देता हूँ ट्रांसलेटर हाइफन ऐप। और हम जैसे ही एंटर करेंगे ये एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा डाउनलोड होना। थोड़ी देर वेट करते हैं। हमारा जो एप्लीकेशन है रिएक्ट एप्लीकेशन वो पूरी तरीके से इंस्टॉल हो चुका है। हमको ये कमांड मिली है, आप cd करिए, यानी कि डायरेक्टरी चेंज करिए, और उसके बाद npm स्टार्ट पे आप ये कमांड रन करिए। तो हम लोग सबसे पहले डायरेक्टरी चेंज कर लेते हैं, जैसा कि यहाँ पे मेंशन्ड है npm सॉरी, यहाँ पे हम लोग इसको कॉपी करते हैं ट्रांसलेटर एप्लीकेशन। तो ये एक डायरेक्टरी यहाँ बन गई, एक फ़ोल्डर बेसिकली बन गया है। मैं अब इस फ़ोल्डर के अंदर चला गया हूँ, और मैं इसको ओपन कर लेता हूँ मेरे VS कोड में। तो VS कोड में ओपन करने के लिए आपको बेसिकली जिस भी डायरेक्टरी में VS कोड को खोलना है उस डायरेक्टरी में जाके आपको लिखना होता है कोड स्पेस, और उसके बाद आप एक डॉट लगाएंगे जिसको हम क्यूरिएट बोलते हैं। तो कोड स्पेस क्यूरिएट से आपका VS कोड उस पर्टिकुलर डायरेक्टरी में खुल जाता है। तो ये मेरा एप्लीकेशन VS कोड में ओपन हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नोड मॉड्यूल्स है, पब्लिक है और SRC है। हमारा जो भी चेंजेस होगा वो सारा SRC के अंदर में होगा, और app.js के अंदर हम सारे चेंज करते हैं हमारी एप्लीकेशन के। अब मैं टर्मिनल, ये वाला जो कमांड है cmd है, इसको मैं बंद कर दूंगा, और यहाँ पर मैं एक टर्मिनल ओपन करूंगा, क्योंकि VS कोड इंटरनल टर्मिनल देता है हमको, यानी कि जो आप cmd बाहर देख रहे हो वो इंटरनली भी VS कोड के अंदर प्रोवाइडेड होता है। तो मैं इस टर्मिनल को यूज़ करूँगा, और हमारी कमांड को मैं स्टार्ट npm स्टार्ट को मैं यूज़ करूँगा इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए। तो मेरा पोर्ट नंबर 3000 ऑलरेडी वर्क कर रहा है, इसलिए मुझे यस पे क्लिक करना पड़ रहा है। बट आप लोगों के केस में ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा, क्योंकि आपका पोर्ट नंबर 3000 फ्री होगा और आपकी एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगी। तो हमारा एप्लीकेशन जो है वो स्टार्ट हो चुका है। 3000 पे ऑलरेडी मेरा एक सर्वर चल रहा है और रिएक्ट का एप्लीकेशन चल रहा है, इसलिए मुझे वहाँ पे एक एरर आया था। एरर नहीं, बेसिकली एक मॉडल आया था जो मुझे पूछ रहा था कि क्या आपको किसी और पोर्ट पे आपका प्रोजेक्ट रन करना है 3001 पे। मैंने यस करा, वाई प्रेस किया, और मेरा 3001 पे जो एप्लीकेशन है वो स्टार्ट हो गया है चलना। अब हम लोग वापस से हमारे कोड में जाते हैं, और कोड में जाकर हम लोग ये जो भी बेसिक हमारा एप्लीकेशन हमको मिलता है, यानी कि जो लोगो है और ये सब हम लोग हटा देते हैं। app.js में मैं सारे चेंज कर रहा हूँ, आप लोगों को पता ही होगा app.js के अंदर हम लोग रिएक्ट में सारे चेंज करते हैं। मैं सारा हेडर यहाँ से हटा देता हूँ, साथ में मैं ये logo.svg ये सब भी हटा देता हूँ, इसका भी हमको कोई नीड नहीं है। साथ ही हमको इस CSS का भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आप चाहो तो डिलीट भी कर सकते हो। और यहाँ पर एक टेक्स्ट लिख देते हैं, वेलकम वेलकम एवरीवन। सेव करते हैं, और हमारा टेक्स्ट जो है यहाँ पर दिख रहा है, वेलकम एवरीवन। अब हम लोगों को इंस्टॉल करना है एक और लाइब्रेरी, या फिर आप बोल लो एक फ्रेमवर्क हमको इंस्टॉल करना है, जो कि है हमारा रिएक्ट बूटस्ट्रैप। तो ये रिएक्ट बूटस्ट्रैप की ऑफिशियल वेबसाइट है। आप टाइप करिएगा रिएक्ट बूटस्ट्रैप गूगल पे, आपको ये वेबसाइट का जो पहला लिंक मिलेगा उसको ओपन कर लेना है। और यहाँ पर आपको बेसिकली मैं एक बार दिखा देता हूँ कि कहाँ जाना है।
जैसे ही आप वेबसाइट ओपन करोगे react-bootstrap.github.io, यहाँ पर दो ऑप्शन है, गेट स्टार्टेड या फिर कंपोनेंट। तो आपको गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर बेसिकली सब बता रखा है कि कैसे इंस्टॉल करना है। तो हमारे npm के थ्रू इंस्टॉल करने के लिए ये कमांड है। मैं हमारे प्रोजेक्ट में ओपन कर लेता हूँ और मैं एक नया टर्मिनल ओपन करता हूँ। बेसिकली एक टर्मिनल में ऑलरेडी हमारा जो कोड है, जो हमारा प्रोजेक्ट है वो रन हो रहा है। तो मैं दूसरे टर्मिनल में जाकर इस कमांड को npm install react bootstrap और बूटस्ट्रैप को मैं इंस्टॉल कर देता हूँ। यानी कि ये कमांड हमारी दो चीज़ें इंस्टॉल कर रही है। एक तो ये रिएक्ट बूटस्ट्रैप इंस्टॉल कर रहा है, साथ में ये जो हमारा पुराना बूटस्ट्रैप होता है ना, जिसमें क्लासेस हम लोग लिखते हैं, वो भी इंस्टॉल कर रहा है। तो इन दोनों ही चीज़ों को हम लोग यूज़ करने वाले हैं हमारे प्रोजेक्ट में। आइए देखते हैं। तो हमारी जो डिपेंडेंसी है वो पूरी तरीके से डाउनलोड हो गई है। यहाँ पर हमको कोई भी एरर नहीं मिला है, मतलब हमारी डिपेंडेंसी डाउनलोड हो गई है। मेरे केस में मैंने एक थीम अप्लाई कर रखी है, इसलिए ये सब इतना बड़ा बड़ा दिख रहा है, और मैंने थोड़ा जूम भी कर रखा है। आप लोगों को बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी ये सब देखने में क्या लिखा हुआ है। मैं इसको क्लोज़ करता हूँ यहाँ से, और हमने इंस्टॉल कर लिया है रिएक्ट बूटस्ट्रैप को। देखिए, एक बार जब आप रिएक्ट बूटस्ट्रैप को इंस्टॉल कर लेते हैं, दूसरा स्टेप होता है index.js के अंदर जाकर रिएक्ट बूटस्ट्रैप को इंपोर्ट करना हमारे नोड मॉड्यूल से। नोड मॉड्यूल वो फोल्डर होता है जिसके अंदर हमारी सारी डिपेंडेंसीज होती हैं, राइट। अब उन सारी डिपेंडेंसीज को हम लोगों को यूज़ करना होता है हमारे प्रोजेक्ट में। तो npm के थ्रू जब भी आप कोई भी चीज़ को इंस्टॉल करते हो, कोई भी डिपेंडेंसी डालते हो आपके प्रोजेक्ट में, रिएक्ट के प्रोजेक्ट में, वो सारी जाती हैं हमारे नोड मॉड्यूल्स के अंदर। तो नोड मॉड्यूल से ही हमको रिएक्ट बूटस्ट्रैप को बेसिकली इंपोर्ट कराना है। तो ये कोड है, ये कमांड है रिएक्ट बूटस्ट्रैप को और बूटस्ट्रैप CSS को इंपोर्ट कराने की हमारे index.js में। ये दोनों ही कमांड आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी इंपोर्ट कराने की। बेसिकली हम Node.js में जा रहे हैं। Node.js में से हमारे पास में रिएक्ट बूटस्ट्रैप का एक फ़ोल्डर है, उसके अंदर डिस्ट फोल्डर है, और उस डिस्ट फोल्डर में से हम लोग रिएक्ट बूटस्ट्रैप को इंपोर्ट करा रहे हैं। दूसरा, हम लोग नोड मॉड्यूल के अंदर में से बूटस्ट्रैप के अंदर, डिस्ट के अंदर, CSS के अंदर से बूटस्ट्रैप CSS को इंपोर्ट करा रहे हैं। बस इतना काम हमको करना है और हमारा रिएक्ट बूटस्ट्रैप जो है वो पूरी तरीके से इंस्टॉल हो गया है हमारे प्रोजेक्ट में। ओके, सो हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा कोडिंग। सबसे पहला जो कंपोनेंट मैं यूज़ कर रहा हूँ वो है कंटेनर। लुक, कंटेनर को मुझे इंपोर्ट भी कराना होगा फ्रॉम रिएक्ट बूटस्ट्रैप। सो इंपोर्ट कराते हैं, इंपोर्ट कंटेनर फ्रॉम रिएक्ट बूटस्ट्रैप। सो react-bootstrap, ठीक है। कंटेनर क्या करता है, कंटेनर राइट से और लेफ़्ट से हमको थोड़ा सा मार्जिन और पैडिंग दे देता है, और हमारा जितना भी कंटेंट है उसको सेंट्रली अलाइन कर देता है। सो दैट्स रियली गुड। बाद में इस कंटेनर के अंदर हम लोग ऐड करेंगे एक कार्ड। कार्ड के पास बेसिकली तीन चीज़ें होती हैं, हेडर, बॉडी एंड कार्ड का फुटर। सो मैं कार्ड का हेडर सबसे पहले बनाता हूँ, HEADER हेडर, एंड इंपोर्ट करा लेते हैं हम लोग कार्ड को भी। कंट्रोल स्पेस, फ्रॉम रिएक्ट बूटस्ट्रैप हमने इंपोर्ट करा लिया कार्ड हेडर। H3 या फिर H4 के अंदर हम लोग हमारी हेडिंग डालते हैं, ट्रांसलेटर ऐप, सेव करते हैं, एंड वी हैव एन एरर। ओके, स्पेलिंग गलत है, यहाँ पर कंटेनर होता है। सो कंटेनर, सेव इट, एंड वी हैव अ कंटेनर। रिफ्रेश दिस पेज। हमारा कंटेनर रेडी है, हमारी कार्ड में हमारे पास हेडिंग भी आ गई है, और हमारे पास में हमारी हेडिंग भी हमको दिख रही है। इस हेडिंग को थोड़ा सा चेंज करते हैं, क्लास ऐड करते हैं यहाँ पर, टेक्स्ट प्राइमरी। सो प्राइमरी मतलब ब्लू कलर होता है, बूटस्ट्रैप में एक क्लास फिक्स्ड है प्राइमरी, और साथ में मुझे चाहिए कि ये टेक्स्ट बीच में सेंटर भी हो जाए, तो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा एक और क्लास, टेक्स्ट सेंटर। एंड साथ में मैं कार्ड के ऊपर भी एक क्लास लगा देता हूँ, और मैं चाहता हूँ मार्जिन टॉप से मुझे मिले 5 यूनिट। सो आई हैव मार्जिन टॉप 5 यूनिट, कार्ड हेडर, एंड साथ में मेरे पास में जो कार्ड का हेड है, जो भी मेरे हेडिंग है, वो सेंटर में भी है। अब ऐड करते हैं कार्ड में बॉडी, यूजिंग कार्ड डॉट बॉडी, और बॉडी के अंदर बेसिकली हमारा पूरा एप्लीकेशन होगा। हम लोगों को जो बॉडी क्रिएट करनी है, सबसे पहले मैं यहाँ पर कुछ एक एप्लीकेशन में हाई लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल। सो अब हम लोग यूज़ करेंगे रो कंपोनेंट को। मुझे बेसिकली यहाँ पे 2 डिवीजन चाहिए। आधा हिस्सा मेरा होगा फ्रॉम वाले टेक्स्ट एरिया के लिए, और आधा बचा हुआ हिस्सा होगा हमारे टू वाले टेक्स्ट एरिया के लिए। सो वो हम अचीव कर सकते हैं यूजिंग रो कंपोनेंट। रो को इंपोर्ट करा लेते हैं रिएक्ट बूटस्ट्रैप से। रो के अंदर हम लोग क्रिएट कर सकते हैं कॉलम्स, और मैं यहाँ 2 कॉलम क्रिएट करूँगा।
सो कॉल एक तो ये हो गया, और एल शिफ्ट डाउन की दूसरा कॉलम मैं यहाँ डिफ़ाइन करूँगा कि मीडियम स्क्रीन साइज़ेस में ये जो कॉलम होगा वो 6 कॉलम्स को एक्वायर करेगा, और एक रो में हमारे पास 12 कॉलम्स होते हैं, यानी कि 12 टोटल कॉलम्स, 6 कॉलम्स इस वाले कॉलम को दे दिए और 6 कॉलम्स नीचे वाले कॉलम को दे दिए। यानी कि हमारे पास क्या हो जाएगा, कॉल को इंपोर्ट करा लेता हूँ मैं रिएक्ट बूटस्ट्रैप से। हमारा जो डिवीज़न है रिफ्रेश, हमारा जो डिवीज़न है, हमारा जो भी रो है वो 2 हिस्सों में बट गया, इक्वल स्पेसेस में बट गया। यहाँ पे मैं पहले कॉल में एक हेडिंग लिखता हूँ यूजिंग H6 ट्रांसलेट फ्रॉम, ठीक है, एंड ट्रांसलेट फ्रॉम, लेट्स कॉपी इट और यूज़ करते हैं इसको दूसरे वाले कॉलम में, ट्रांसलेट टू। किस लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना है, किस लैंग्वेज से ट्रांसलेट करना है, आपको यहाँ पे अब डिवीज़न दिख रहा होगा, TRANSLAT, ओके, ठीक है। अब ट्रांसलेट फ्रॉम और ट्रांसलेट टू के नीचे हमारे पास में 2 टेक्स्ट एरियाज़ आएंगे। अब टेक्स्ट एरिया जो हम लोग नॉर्मल HTML में क्रिएट करते हैं, यहाँ वैसे क्रिएट नहीं करेंगे, हम लोग यूज़ करेंगे फॉर्म कंट्रोल। फॉर्म कंट्रोल एक कंपोनेंट है जो हमको रिएक्ट बूटस्ट्रैप में मिलता है, और फॉर्म कंपोनेंट के थ्रू हम लोग बेसिकली इनपुट बॉक्सेस क्रिएट कर सकते हैं। सो फॉर्म कंट्रोल इंपोर्ट हो गया रिएक्ट बूटस्ट्रैप से। यहाँ पर हमको एक प्रॉप पास करना होता है एज का। एज में आप डिफाइन कर सकते हो कि इस इनपुट को आप किस टाइप का बनाना चाहते हो। जैसे यहाँ पर इनपुट दिखा रहा है, अगर मैं इनपुट लिख दूंगा तो मेरे पास एक इनपुट बॉक्स आ जाएगा, बट फिलहाल मुझे इनपुट बॉक्स नहीं चाहिए, मुझे चाहिए टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट एरिया का काम ये होता है कि वो बहुत ज़्यादा टेक्स्ट को भी अपने अंदर रख सकता है, और आप इसको एक्सपेंड भी कर सकते हो। सो बेटर कि हम लोग टेक्स्ट एरिया यूज़ करें। सिमिलर टाइप का टेक्स्ट एरिया मेरे पास इस साइड में भी होगा। सो मैंने एक और टेक्स्ट एरिया क्रिएट कर लिया। अब जैसे ही यूज़र एंटर करेगा कुछ एक टेक्स्ट, हम उस टेक्स्ट को एक वेरिएबल में सेव करेंगे। तो हम लोग हमारे टेक्स्ट एरिया के ऊपर पहले एक प्लेस होल्डर भी लगा देते हैं, प्लेस होल्डर। और प्लेस होल्डर में मैं यहाँ लिखता हूँ एंटर योर टेक्स्ट, राइट। और जो नीचे वाला हमारा प्लेस होल्डर यानी ये वाला 2 वाला, यहाँ पर हम लोग प्लेस होल्डर लगाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे प्लीज़ वेट। प्लेस होल्डर, प्लेस होल्ड HOLDR होल्डर इक्वल्स प्लीज़, P कैपिटल रखते हैं, प्लीज़ वेट। यहाँ पर प्लीज़ वेट क्यों लिखा है, देखिए यहाँ पर मैं कभी कुछ एंटर नहीं करूँगा खुद से, मैं हमेशा जो भी टेक्स्ट लिखूँगा वो यहाँ पर पेस्ट करूँगा या लिखूँगा, और जैसे ही मेरा ट्रांसलेशन परफॉर्म होगा वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली दिखेगा। यूज़र इधर कभी कुछ एंटर नहीं करेगा, एंटर हमेशा इस वाले टेक्स्ट में होगा, यानी कि हम लोग हमेशा केवल यहाँ लिखेंगे। इसलिए यहाँ पर मैंने लिखा है प्लीज़ वेट, ठीक है। हम डॉट 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 भी लगा देते हैं, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। अब हम लोग हमारे इस फॉर्म कंट्रोल की जो भी वैल्यू यूज़र टाइप कर रहा है उसको एक वेरिएबल में स्टोर करते हैं, ठीक है। अब ये इनपुट टेक्स्ट है, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले तो एक लिसनर लगा देता हूँ, ऑन क्लिक लिसनर, नॉट ऑन क्लिक। आई थिंक इसके अंदर हम लोग जो लिसनर लगाएंगे वो होगा ऑन चेंज, बिकॉज ऑन क्लिक तो हम लोग बटन पे लगाते हैं, ऑन चेंज। जैसे ही हमारे यहाँ पे कुछ चेंज होगा हम लोग एक फंक्शन कॉल करेंगे, हैंडल इन चेंज, यानी कि इनपुट चेंज, ठीक है। ये फंक्शन एक्सिस्ट नहीं करता, हम लोग इस फंक्शन को क्रिएट कर लेते हैं, फंक्शन हैंडल इन चेंज। एंड इसके अंदर में हम लोगों को मिलेगा क्या, हैंडल इन चेंज के अंदर में हम लोगों को मिलेगा एक इवेंट, जिस इवेंट के थ्रू हम लोग वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पे मिल रहा है इवेंट, हम लोग पहले कंसोल लॉग कराते हैं, console डॉट लॉग इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। ऐसा करके आप जो भी टेक्स्ट यूज़र लिख रहा है उसकी वैल्यू आप निकाल सकते हो। कंसोल में जाते हैं और टेस्टिंग, सो यू कैन सी कि जो भी मैं टाइप कर रहा हूँ वो आपको कंसोल में मिल रहा है, राइट। एंड इसको हम लोग सेव करेंगे एक वेरिएबल में। अभी मेरे पास कोई भी वेरिएबल नहीं है, यानी कि स्टेट वेरिएबल्स नहीं है। मैं 2 स्टेट वेरिएबल्स क्रिएट करता हूँ। पहला स्टेट वेरिएबल होगा यहाँ वाले टेक्स्ट एरिया के लिए, और दूसरा स्टेट वेरिएबल होगा ये हमारे ट्रांसलेट टू वाले टेक्स्ट एरिया के लिए। इवन तो हम कुछ लिखेंगे नहीं यहाँ पे, लेकिन जो आउटपुट आएगा वो तो उसी वेरिएबल में सेव होगा ना, इसलिए हम 2 वेरिएबल्स क्रिएट करते हैं। वेरिएबल क्रिएट करना आई होप आपको पता ही होगा, कॉन्स्ट CONST कॉन्स्ट इन वैल्यू, मैं लिख रहा हूँ इन वैल्यू मतलब इनपुट वैल्यू, कॉमा सेट इन वैल्यू इक्वल्स यूज स्टेट, इम्पोर्ट यूज स्टेट, और इनिशियल वैल्यू हो जाएगी क्या, इनिशियल वैल्यू हो जाएगी हमारी एम्प्टी स्ट्रिंग। सिमिलरली हमारे पास में एक और वेरिएबल है दैट इज़ आउट वैल्यू, और आउट वैल्यू को सेट भी करना है, सो सेट आउट वैल्यू, ये भी सेम यूज स्टेट एंड इसकी भी इनिशियल वैल्यू हो जाएगी एम्प्टी स्ट्रिंग। यहाँ पे एरर आ रहा है, ओके ये हो गया रिजॉल्व।
रिफ़्रेश एंड जो भी मैं लिखूँगा यहाँ पर उसको मुझे सेव कराना है। सो मैं यूज़ करूँगा मेरा सेट इन वैल्यू फंक्शन, और यहाँ पर जो भी मुझे इवेंट में मिल रही है मैं वो वैल्यू इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू यहाँ पे सेट कर दूँगा। आई होप आपको क्लियर होगा, यहाँ पे कोई डाउट नहीं होगा। कंसोल लॉग हटा सकते हैं हम लोग, सो कंसोल को मैं हटा देता हूँ। जैसा हमारा सेट इन वैल्यू है, सिमिलरली हमारे पास में सेट आउट वैल्यू को सेट करने के लिए फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि जैसा मैंने आपको बोला हम लोग कभी भी यहाँ पे टाइप नहीं करेंगे, इसलिए मैं यहाँ पर कोई हैंडलर फंक्शन भी नहीं बना रहा हूँ, ठीक है। इसलिए आप ऑन चेंज यहाँ देख सकते हैं, बट यहाँ पर कोई भी ऑन चेंज फंक्शन या ऑन चेंज लिसनर हमको नहीं मिलेगा। अब हम लोग बना लेते हैं, आगे इसमें बढ़ने से पहले हम लोग बना लेते हैं हमारे ड्रॉप डाउन को, जहाँ से हम लोग लैंग्वेज सेलेक्ट कर पाएँ। यूज़र हमारा जो भी होगा वो लैंग्वेज को सेलेक्ट कर पाएगा, राइट। और जो भी लैंग्वेज यूज़र सेलेक्ट करेगा, फ्रॉम लैंग्वेज भी हम लोगों को सेलेक्ट करने का ऑप्शन देना है और टू लैंग्वेज भी सेलेक्ट करने का ऑप्शन देना है। तो मैं एक लैंग्वेजेस का एरे बना लेता हूँ, दैट वुड बी बेटर। लैंग्वेजेस LANGUAGES लैंग्वेजेस इक्वल्स टू एन एरे। बेसिकली एरे ऑफ ऑब्जेक्ट होगा, जिस ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास दो प्रॉपर्टी होगी। सबसे फर्स्ट जो प्रॉपर्टी होगी वो होगी कोड ऑफ दैट लैंग्वेज, क्योंकि हमारी जो API है वो बेसिकली कोड पे काम करती है। जैसे हिंदी का कोड होता है HI, इंग्लिश का कोड होता है EN, जापानीज़ का कोड होता है JA। तो हमारे ऑब्जेक्ट में भी दो प्रॉपर्टीज़ होंगी, पहला होगा कोड और दूसरा होगा नेम, ठीक है। सो कोड में हम लोग लिखते हैं इंग्लिश के लिए पहले लिख लेते हैं इंग्लिश, और इस लैंग्वेज का नेम है इंग्लिश। तो हमारा यूज़र क्या देखेगा, हमेशा नेम देखेगा, इंग्लिश देखेगा हमारे ड्रॉप डाउन में, और जैसे ही वो सेलेक्ट करेगा हमारा जो एक्चुअल वेरिएबल में वैल्यू आएगी वो आएगी EN। आई होप दैट मेक सेंस, क्योंकि हमारी API जो होगी वो इसको समझती है कोड को, ना कि इंग्लिश। सिमिलरली मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और हिंदी के लिए भी मैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ, जापानीज़, चाइनीज़, ठीक है। सो हिंदी HI NDI हिंदी, एंड जापानीज़ के लिए जो कोड होता है वो होता है JA जापानीज़, ओके। एंड चाइनीज़ लिख लेते हैं चाइनीज़, एंड चाइनीज़ की जो लैंग्वेज का कोड है वो है आई एम नॉट रियली श्योर बट ZH है ये, यप। आप और भी जितने भी लैंग्वेजेस हैं सब लैंग्वेजेस का कोड यहाँ लिख सकते हो और लैंग्वेज का नाम लिख सकते हो, और सारी ही लैंग्वेजेस पे काम करेगी हमारी API। दैट्स अ कूल थिंग अबाउट दिस API। अब हम लोग इस लैंग्वेजेस एरे को यूज़ करते हैं और हम लोग क्रिएट करते हैं हमारा ड्रॉप डाउन। आपको पता ही होगा ड्रॉप डाउन क्रिएट करने के लिए हमको क्या चाहिए होता है। ड्रॉप डाउन क्रिएट करने के लिए हमको यूज़ करना होता है सेलेक्ट एंड ऑप्शन, बट यहाँ पर हम लोग यूज़ कर रहे हैं रिएक्ट बूटस्ट्रैप, इसलिए हम लोग रिएक्ट बूटस्ट्रैप के थ्रू ही ड्रॉप डाउन क्रिएट करेंगे। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे हम लोग रिएक्ट बूटस्ट्रैप के थ्रू ड्रॉप डाउन क्रिएट करते हैं। हम लोग इंपोर्ट कराएंगे ड्रॉप डाउन कॉम्पोनेंट को फ्रॉम रिएक्ट बूटस्ट्रैप। सो इंपोर्ट हो चुका है। ड्रॉप डाउन के अंदर में दो चीज़ें होती हैं। सबसे पहले तो हमारा ड्रॉप डाउन होता है वो कंसिस्ट करता है टॉगल को। टॉगल क्या है? टॉगल बेसिकली बटन है, जिस बटन पे हम क्लिक करोगे और जैसे ही वो क्लिक होगा ना एक लिस्ट पॉपअप होगी, इसलिए ये टॉगल बटन है। आप इस पर क्लिक करोगे फर्स्ट टाइम तो आपको नीचे लिस्ट दिखेगी, हमारे ऑप्शन अपेयर होंगे, और जैसे ही वापस से हम क्लिक करेंगे हमारे सारे ऑप्शन जो होंगे वो वापस से बंद हो जाएंगे या फिर हमारे लिए डिसअपेयर हो जाएंगे। तो टॉगल बटन हमने बना दिया। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फ़िलहाल के लिए क्लिक। और ड्रॉप डाउन के अंदर एक और प्रॉपर्टी है ड्रॉप डाउन डॉट मीनू, यानी कि ये मीनू हमारा ओपन होगा जैसे मैं इस बटन पे क्लिक करूँगा। अब मीनू के अंदर होता है ड्रॉप डाउन के सारे आइटम्स, ठीक है, आइटम फर्स्ट। और अगर मैं इसी को ही कॉपी करूँ और मैं आपको एक बार दिखाऊँ क्लिक करके, तो ये एक टॉगल बटन है, क्लिक किया ओपन, क्लिक किया हमारा लिस्ट वापस क्लोज। मीनू आप इसको बोल सकते हो, जो सब कुछ है वो मीनू है और इसके अंदर इंडिविजुअल क्या है, आइटम्स हैं। अब हम लोग इस तरीके से हार्ड कोड नहीं करेंगे। मैं चाहूँ तो यहाँ पे भी कर सकता हूँ, लैंग्वेज लिख सकता हूँ, हिंदी इंग्लिश इस तरीके से लिख सकता हूँ, बट ये नहीं करेंगे। हम लोग यूज़ करते हैं मैप। हमारे पास ऑलरेडी एक लैंग्वेजेस नाम का एरे है, LANGUAGES लैंग्वेजेस। सो हम लोग यूज़ करेंगे उसको। मैं इसको पहले तो रिमूव करता हूँ यहाँ से। मीनू के अंदर हम लोगों को मैप यूज़ करना है। हम लोग एक्सप्रेशन ओपन करते हैं, लैंग्वेजेस डॉट हम लोग लगाते हैं मैप, ठीक है। मैप हमारा LANGUAGE लैंग्वेज हमको मिलेगा, मतलब हर लैंग्वेजेस के ऊपर इटरेट करेंगे हम लोग, हमको मिलेगा लैंग्वेज हर इटरेशन में। एंड हम लोग रिटर्न कर देंगे RETURN रिटर्न। वी विल रिटर्न ड्रॉप डाउन डॉट आइटम,
ITEM एंड सिमिलरली यहाँ पर भी लिखना होगा ITEM। ओके, डबल बार हो गया, उसको हटा देता हूँ मैं। और यहाँ पर जो वैल्यू हमको दिखानी है वो होगी लैंग्वेज। सो मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ लैंग्वेज डॉट। अब हमारे लैंग्वेज एरे के अंदर दो चीज़ें हैं, कोड या नेम। आपको यहाँ पर क्या दिखाना है? सो ऑफकोर्स हम लोग दिखाएंगे क्या, नेम दिखाएंगे यूज़र को। सेव करते हैं, क्लिक करते हैं इस पर। इंग्लिश, हिंदी, जापानीज सारी लैंग्वेजेस आ रही हैं, करेक्ट। लैंग्वेज ड्रॉप डाउन जो आइटम है, उस आइटम के अंदर, ड्रॉप डाउन आइटम के अंदर एक हमारे पास में प्रॉप होता है, डैट इज़ इवेंट की। इवेंट की इज़ इक्वल्स टू वैल्यू। जैसे हम लोग वैल्यू सेट करते हैं ना ऑप्शंस की, कि जैसे ही ऑप्शन यूज़र क्लिक करेगा उसकी क्या वैल्यू सेट करनी है, यहाँ पर हम लोग वैल्यू नहीं यूज़ करके यूज़ करते हैं इवेंट की। सो फॉर एग्जांपल जैसे यूज़र इंग्लिश सेलेक्ट कर रहा है तो क्या वैल्यू सेलेक्ट हुई, वो होगी किसके थ्रू, इवेंट की के थ्रू। तो जैसे यूज़र क्लिक करेगा, लैंग्वेज का कोड हम लोग सेलेक्ट करेंगे, लैंग्वेज UAGE लैंग्वेज डॉट कोड, राइट। एंड हमारी जो ड्रॉप डाउन की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी क्या, लैंग्वेज की कोड। अब हम लोगों को ड्रॉप डाउन के ऊपर भी एक इवेंट लिस्टनर लगाना है। ऑन हम लोग लगाएंगे ऑन सेलेक्ट, नॉट ऑल ऑन स्क्रॉल, ऑन सेलेक्ट। जैसे यूज़र कुछ सेलेक्ट करेगा हमारा एक फंक्शन कॉल होगा हैंडल। हैंडल हम लोग इसका नाम दे सकते हैं इन सेलेक्ट, क्योंकि इनपुट सेलेक्ट हो रहा है, राइट। या फिर हम लोग इसका नाम दे सकते हैं फ्रॉम सेलेक्ट भी हम दे सकते हैं। तो मैं इसको फ्रॉम सेलेक्ट दे देता हूँ, ज़्यादा मीनिंगफुल लग रहा है। हैंडल फ्रॉम सेलेक्ट को मैं क्रिएट कर लेता हूँ टॉप में, फंक्शन हैंडल फ्रॉम सेलेक्ट। आप लोग एरो फंक्शन भी क्रिएट कर सकते हो, डजेंट मैटर। मैं नॉर्मल फंक्शन ही क्रिएट कर रहा हूँ इस वक्त। और मुझे मिलेगा आर्ग्यूमेंट में क्या, आर्ग्यूमेंट या पैरामीटर जो भी आप बोलना चाहो। बेसिकली यहाँ पर हमको मिलेगा इवेंट की, ठीक है। पहले कंसोल लॉग कराते हैं, console डॉट लॉग इवेंट की, एंड इवेंट की सेव करते हैं। हम लोग हमारी कंसोल पे जाते हैं एंड रिफ्रेश। अब हम लोग करते हैं इंग्लिश सेलेक्ट, सो हमको मिल रही है इंग्लिश, राइट। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक एरर हमको मिल रहा है, ईच चाइल्ड इन अ लिस्ट शुड हैव अ यूनिक की। यानी कि इस लिस्ट में जो हमारी मीनू है, इसके अंदर जितने भी आइटम्स हैं, इन सब के पास एक यूनिक की होनी चाहिए। तो की सेट कर देते हैं हम लोग। की में आपको पता ही है यूनिक होनी चाहिए की। तो हमारी जो लैंग्वेज है, हमारी जो लैंग्वेजेस का जो भी एरे है, उसमें जितनी भी लैंग्वेज है उन सब में कोड जो होगा वो यूनिक ही होगा। सो उसी को हम लोग एज अ की यूज़ कर सकते हैं। एक बार और रिफ्रेश करते हैं, हमारा जो एरर है वो जा चुका है। सो हम लोग जैसे ही जापानीज सेलेक्ट करेंगे हमको JA मिल रहा है। अब इसको हमको सेव करना होगा किस में, इस एक वेरिएबल में सेव करना होगा। जैसे हम लोग यहाँ पर यूज़र जो टाइप कर रहा है उसको एक वेरिएबल में सेव कर रहे हैं ना, सिमिलरली हमको जो भी यूज़र सेलेक्ट कर रहा है उसको भी एक वेरिएबल में सेव करके रखना होगा। सो जैसा हमने यहाँ पर फ्रॉम के लिए क्रिएट किया है ड्रॉप डाउन, सेम ड्रॉप डाउन हम लोग क्रिएट करेंगे हमारे टू के लिए भी, राइट। सो मैं यहाँ पर कॉपी करता हूँ इस कोड को, टू वाले में जाता हूँ, पेस्ट करता हूँ, एंड सिमिलरली हम लैंग्वेजेस के ऊपर हैंडल कर रहे हैं, लैंग्वेजेस के ऊपर इटरेट कर रहे हैं। हमको लैंग्वेज मिल रहा है, लैंग्वेज कोड, इवेंट की सेम रहेगा, लैंग्वेज नेम सब कुछ सेम रहेगा। एक चीज़ यहाँ पर चेंज होगी, जो होगा हमारा ऑन सेलेक्ट। सो क्योंकि ये टू के लिए है तो हमारा फंक्शन का नाम भी चेंज हो जाएगा, हैंडल टू सेलेक्ट। और इस फंक्शन को भी हम लोग क्रिएट कर लेते हैं, कॉपी, एंड जैसा हमने हमारा हैंडल नॉट दिस, आई थिंक मैंने गलत कॉपी कर लिया, ये वाला है हमारा हैंडल फ्रॉम सेलेक्ट। सिमिलरली हम लोग एक फंक्शन बनाएंगे हैंडल टू सेलेक्ट, एंड बहुत सारी एरर्स आ गई हैं क्योंकि हैंडल टू सेलेक्ट उस वक्त डिफाइन नहीं था। रिफ्रेश करते हैं, ऑल एरर्स आर गॉन। सो मैंने फ्रॉम में सेलेक्ट किया इंग्लिश और टू में मैंने सेलेक्ट किया चाइनीज़ शायद, राइट। सो इस तरीके से हमारे पास दोनों लैंग्वेजेस आ रही हैं। फ़िलहाल हम लोगों को बहुत सारी चीज़ें करनी है इसमें, अभी तो हम लोग केवल कंसोल लॉग करा रहे हैं। सो दो स्टेट वेरिएबल्स और बना लेते हैं, जिससे हम लोग ट्रैक कर पाएंगे कि यूज़र ने फ्रॉम क्या सेलेक्ट किया था और टू क्या सेलेक्ट किया था। सो आई एम क्रिएटिंग टू न्यू वेरिएबल्स, सेलेक्टेड फ्रॉम लैंग्वेज LANG, सेट सेलेक्टेड फ्रॉम LANG लैंग्वेज, ठीक है, इक्वल्स टू यूज स्टेट STATE यूज स्टेट एंड इनिशियलाइज इट विथ एन एम्प्टी स्ट्रिंग। सो जैसा हम लोगों ने ऊपर भी किया था, सिमिलरली हम लोगों को एक और वेरिएबल बनाना है टू लैंग्वेज का, सेलेक्टेड
टू लैंग्वेज एंड सेट सेलेक्टेड फ्रॉम की जगह हो जाएगा टू लैंग्वेज। ठीक है, सो इन दोनों वेरिएबल्स में हम लोग स्टोर करेंगे कि यूज़र ने कौन सी लैंग्वेज सेलेक्ट करी है। बट आपको जैसा मैंने बोला था, यहाँ पर जब भी यूज़र सेलेक्ट कर रहा है, सो यूज़र तो सेलेक्ट कर रहा है कोड, और हमको यहाँ पर क्या मिल रहा है, हमको यहाँ पर मिल रहा है कोड। तो हमको थोड़ा सा लॉजिक लिखना पड़ेगा, हम लोग कोड से हम लोगों को लैंग्वेज निकालनी पड़ेगी, राइट। बाय द वे दो वेरिएबल्स और हमको बनाने पड़ेंगे या फिर बनाने चाहिए, जो कि बेसिकली होल्ड करेगा लैंग्वेज का कोड। सो सेलेक्टेड फ्रॉम लैंग्वेज कोड, मैं इसका नाम दे देता हूँ सेट सेलेक्टेड फ्रॉम लैंग्वेज कोड। ओके, सेलेक्टेड टू लैंग्वेज कोड एंड सेट सेलेक्टेड टू लैंग्वेज कोड। सो कोड और लैंग्वेज का नाम दोनों ही हम लोग सेलेक्ट कर रहे हैं, दोनों ही हम लोग होल्ड करेंगे इन चारों वेरिएबल्स में। आई होप दैट मेक सेंस। अब जैसा हमारे यहाँ पे हैंडलर फंक्शन है, सिमिलरली हमारे पास एक हैंडलर फंक्शन होगा किसके लिए, हमारे पास में ऑलरेडी हमने बना रखा है, सॉरी आई जस्ट फॉरगेट। अब यहाँ पर हम लोग कंसोल लॉग कराने के बदले क्या करेंगे, हमारे वेरिएबल के में अंदर वैल्यू सेट करेंगे। अब वेरिएबल की वैल्यू हम लोग कैसे सेट करेंगे, आइए देखते हैं। सो यहाँ पर मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ सेलेक्टेड लैंग्वेज। मैं क्यों कर रहा हूँ आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। सेलेक्टेड लैंग्वेज क्या करेगा, हम लोग लैंग्वेजेस के ऊपर फाइंड मेथड यूज़ करते हैं, और फाइंड हम लोग करते हैं क्या, लैंग्वेज फाइंड करते हैं, LANGUAGE लैंग्वेज। ये होगा एक एरो फंक्शन। सो लैंग्वेज डॉट कोड, LANGUAGE लैंग्वेज डॉट कोड मैचेस विथ आवर इवेंट की, राइट। सो हम लोग क्या रिटर्न कर रहे हैं, सेलेक्टेड लैंग्वेज के अंदर हम लोग बेसिकली लैंग्वेजेस जो हमारा एरे है उसके ऊपर फाइंड फंक्शन चला रहे हैं, और हम लोग चेक कर रहे हैं कि जो यूज़र ने लैंग्वेज सेलेक्ट करी है इवेंट की में, अगर वो मैच हो रही है तो वो हम लोग इस वेरिएबल में होल्ड करके रख रहे हैं। अब इस वेरिएबल के पास क्या है, इस वेरिएबल के पास उस लैंग्वेज का कोड भी है और उस लैंग्वेज का नेम भी है। दैट विल मेक आवर टास्क ईजी टू सेट फ्रॉम लैंग्वेज एंड लैंग्वेज कोड ऑल्सो। सो सेट सेलेक्टेड फ्रॉम लैंग्वेज, हम लोग सेट करेंगे सेलेक्टेड लैंग्वेज डॉट, हम लोगों को लैंग्वेज चाहिए तो हम लोग यूज़ करेंगे नेम, एंड सिमिलरली सेट सेलेक्टेड लैंग्वेज फ्रॉम लैंग्वेज कोड, हम लोग यूज़ करेंगे सेलेक्टेड। ये बेसिकली यही वाला वेरिएबल है जो मैं यहाँ यूज़ कर रहा हूँ। सेलेक्टेड लैंग्वेज के अंदर हमारे पास क्या है, कोड। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि ये क्यों यूज़ किया है। बेसिकली मुझे दो चीज़ें चाहिए थी, मुझे चाहिए था नेम और मुझे चाहिए था कोड। हम जो इवेंट की में रिसीव कर रहे हैं वो केवल कोड रिसीव कर रहे हैं। सो बेटर ये होगा कि क्यों ना हम लोग एक लूप चलाएं और उस लूप में हम लोग फाइंड कर लें कि कौन सी हम लोगों ने बेसिकली लैंग्वेज सेलेक्ट करी, कौन सा ऑब्जेक्ट है हमारा। तो यहाँ पर बेसिकली हम लोग ये जो सिलेक्टेड लैंग्वेज है और फाइंड मेथड लगाकर हम लोग यही चेक कर रहे हैं जो लैंग्वेज कोड मैच कर जाए हमारे इवेंट की से, उस ऑब्जेक्ट को रिटर्न कर दो इसमें। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं इंग्लिश सेलेक्ट करूँगा EN, यहाँ पर कोड मैच होगा लैंग्वेज डॉट EN इक्वल्स टू EN, और हमारा ये वाला पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट किसको असाइन हो जाएगा, इस वेरिएबल को असाइन हो जाएगा। और यहाँ से हम लोग ईजिली निकाल सकते हैं नेम एंड ईजिली निकाल सकते हैं कोड। आई होप दैट मेक्स सेंस। अब हम लोग सेम चीज़ करेंगे फॉर आवर टू सेलेक्टेड वाले पार्ट के लिए, राइट, हमारी टू लैंग्वेज के लिए। अब यहाँ पर हम लोग सेलेक्टेड लैंग्वेज भी यूज़ कर सकते हैं, सेम हम यूज़ कर सकते हैं बिकॉज कॉन्स्ट है तो वो ब्लॉक्ड स्कोप है वहाँ तक। ये दोनों आई होप आपको क्लियर ही होगा कॉन्सेप्ट ब्लॉक्ड स्कोपिंग का। यहाँ पर बस हमको एक चीज़ चेंज करनी है, हमारे वेरिएबल को चेंज करना है। सेट सेलेक्टेड फ्रॉम की जगह हमारा आएगा सेट सेलेक्टेड टू लैंग्वेज, राइट, एंड सेट सेलेक्टेड टू लैंग्वेज का कोड। आई होप दैट इज़ ईजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड नाउ। अब हम लोगों को क्या करना है एक बार देखते हैं। इसको हम लोग हटाते हैं, रिफ़्रेश करते हैं। मैं चाहता हूँ जैसे ही मैं कोई लैंग्वेज सेलेक्ट करूँ यहाँ पर मुझे शो हो कि कौन सी लैंग्वेज सेलेक्टेड है, इंस्टेड ऑफ शोइंग क्लिक, राइट। तो वो हम लोग बड़ी इजीली कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्लिक की जगह हम लोग एक्सप्रेशन यूज़ करते हैं और हमारे वेरिएबल को यूज़ कर लेते हैं। कौन सा वेरिएबल है हम लोग कहाँ सेट करें, सेट सेलेक्टेड फ्रॉम लैंग्वेज। तो ये हमारा फ्रॉम वाला कोड है, यहाँ पर हम लोग क्लिक की जगह दिखा देंगे हमारे वेरिएबल का नाम। एंड सेम हम लोग यहाँ से भी हमारा क्लिक हटाकर हमारा जो वेरिएबल हम लोग अभी यूज़ किया है सेलेक्टेड टू लैंग्वेज,
उसको यूज़ कर सकते हैं। सो जो भी लैंग्वेज आप सेलेक्ट करोगे वो लैंग्वेज यहाँ पर दिखाई देगी, इंग्लिश, हिंदी, राइट। अब मैं चाह रहा हूँ कि डिफ़ॉल्ट में मेरी जो लैंग्वेज सेलेक्टेड रहे वो इंग्लिश टू हिंदी सेलेक्टेड रहे। आप चाहो तो इसको डिफ़ॉल्ट ना भी रखो, बट आई वांट कि हमारी जो डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज हो ना वो हो रहे इंग्लिश टू हिंदी। आई होप दैट वोंट ऑल्टर योर माइंड। ऐसा क्यों कर रहे हैं, बस मैं चाह रहा हूँ रिफ़्रेश करते ही मतलब ऑलरेडी इंग्लिश टू हिंदी हमको दिखे। सो दैट्स अ रीज़न, इसका और कोई रीज़न नहीं है। सो मैं सेलेक्टेड फ्रॉम लैंग्वेज में यहाँ पर डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे देता हूँ इंग्लिश एंड कोड में दे देता हूँ EN एंड फ्रॉम के बाद टू मैं दे देता हूँ हिंदी HINDI। आप लोग चाहो तो आप लोग नहीं भी कर सकते, कोई डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज आप ना भी बनाओ तो भी इट्स ऑल फाइन। एंड यहाँ पर थोड़ा सा गलत हो गया, यहाँ पे EN दिखा रहा है। सो आई थिंक मैंने कुछ एक गलत कर दिया है। लेट मी चेक मैंने वेरिएबल्स सही सेट किए हैं। EN हमारे टू लैंग्वेज के, ओके सॉरी। सो यहाँ पर मुझे टू लैंग्वेज में हिंदी डालना है एंड टू लैंग्वेज के कोड में हिंदी आएगा और यहाँ पर आएगा EN। सो बेसिकली मैंने क्या किया था, मैंने लैंग्वेज कोड में लैंग्वेज डाल दिया था और लैंग्वेज में लैंग्वेज कोड डाल दिया था। तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब रिफ़्रेश करते हैं, इनिशियली इंग्लिश आ रहा है और हिंदी। आप चाहो तो यहाँ से चेंज कर सकते हो, हिंदी टू जापानीज़, इस तरीके से चेंज कर सकते हो। अब यहाँ पर भी हमको दिखाना होगा सेलेक्टेड फ्रॉम, सेलेक्टेड टू। सो सिंपल सा हम लोग वेरिएबल दिखा देंगे जैसा हम लोगों ने यहाँ किया है, सेलेक्टेड फ्रॉम एक्सप्रेशन, सेलेक्टेड फ्रॉम लैंग्वेज एंड नीचे में भी हम लोग सेलेक्टेड टू में भी हम लोग दिखा देंगे सेलेक्टेड टू लैंग्वेज। सेव इट एंड दैट्स प्रीटी मच इट। हम लोग यहाँ पर एक क्लास भी दे सकते हैं, हमारे कॉलम के अंदर टेक्स्ट सेंटर का हम लोग क्लास दे सकते हैं और इससे होगा ये कि हमारा जो भी टेक्स्ट है या जो भी हमारे सेलेक्ट फ्रॉम, सेलेक्ट टू और ड्रॉप डाउन है वो सेंटर में आ जाएंगे। सो सेम क्लास में नीचे वाले कॉलम में भी दे देता हूँ। साथ में हम लोगों को थोड़ी सी मार्जिन और थोड़े से पैडिंग भी देने। सो एक काम करते हैं, हमारा जो ड्रॉप डाउन है उस ड्रॉप डाउन पे हम लोग एक क्लास लगाते हैं और मार्जिन बॉटम ऑफ हम लोग दे देते हैं 2 यूनिट्स एंड सेम क्लास में दूसरे वाले ड्रॉप डाउन पे भी लगा देता हूँ मार्जिन ड्रॉप डाउन। ये रहा मार्जिन बॉटम ऑफ 2 यूनिट। सो नाउ अब ये थोड़ा सा क्लीन लग रहा है, थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। अब बात, हमारा जो UI है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है ऑलमोस्ट। अब बात करते हैं थोड़े से लॉजिक की। लॉजिक में अब हमको करना क्या है, हम लोगों को ये चेक करना है कि जैसे ही यूज़र यहाँ कुछ एंटर करे, दिस इज़ अ टेस्टिंग टेक्स्ट, राइट। जैसे ही यूज़र कुछ लिखे और एंटर प्रेस करे, एक API कॉल हो जो मैंने स्टार्टिंग में आपको दिखाई थी, माई मेमोरी वाली जो API हम लोग यूज़ करें। इस API पे हम लोग रिक्वेस्ट करें, एंड पॉइंट हिट करें इसका लैंग्वेज पेयर सेट करके और जो रिस्पॉन्स आए उस रिस्पॉन्स को हम लोग हमारे यूज़र को दिखाएं, राइट। ये हमारा जो है नेक्स्ट वर्क फ्लो है। सो स्टार्ट करते हैं इसको क्रिएट करना और देखते हैं कैसे हम लोग इसको क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले मैं इस API को ही कॉपी कर लेता हूँ और हमारे कोड में बिल्कुल लास्ट में मैं एज अ कमेंट करके डाल देता हूँ ताकि मुझे याद रहे ये हमारी API है। हम लोग हमारे इस टेक्स्ट एरिया पे काम करते हैं। हम लोगों ने टॉप में एक वेरिएबल क्रिएट किया है इन वैल्यू एंड आउट वैल्यू, बट हम लोगों ने आउट वैल्यू को यूज़ नहीं किया है, करेक्ट। हम लोग हमारे इस टेक्स्ट एरिया में जो हमने यहाँ पर क्रिएट किया है फ्रॉम फॉर्म कंट्रोल, इस फॉर्म कंट्रोल में हम लोग हमारी डिफ़ॉल्ट वैल्यू पास कर देते हैं, डिफ़ॉल्ट वैल्यू एज इन वैल्यू, राइट। जो भी हमारी इनपुट में वैल्यू आ रही है उसको हम लोग एज ए डिफ़ॉल्ट वैल्यू पास कर देते हैं और यहाँ पर जो हमारा फ्रॉम वाला पार्ट है, टू वाला पार्ट है सॉरी, यहाँ पर जो वैल्यू आएगी हमारी वो होगी हमारी आउट वैल्यू, आउट वैल्यू, राइट। सो ये आउट वैल्यू हमारे API का रिस्पॉन्स होगी और वो हमको यहाँ पर शो करेगी। इन वैल्यू हम जो टाइप करेंगे वो हमको मिलेगा। ओके, आई होप नॉट, मैंने यहाँ पर एक चीज़ गलत कर दी है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू की जगह आप वैल्यू ही लिख सकते हैं। सो दैट इज़ फाइन, वैल्यू ही हम लोगों को यहाँ पर लिखना चाहिए एंड दैट्स कूल। ओके, सो नाउ अब हम लोगों को एक चीज़ मेक श्योर करनी है कि जैसे ही यूज़र कुछ भी टाइप करे
और जैसे ही एंटर पे प्रेस करें, एंटर की प्रेस करें, तब हमारा API कॉल होना चाहिए। तो हम लोग ऑन चेंज के बाद में ऑन की प्रेस इवेंट लगाएंगे। हमारे ऑन की डाउन या फिर ऑन की प्रेस, आप कुछ भी लगा सकते हो। ऑन की प्रेस हम लोग लगाते हैं। ऑन की प्रेस पे हमारा एक फंक्शन कॉल होगा और इस फंक्शन का नाम मैं देता हूँ हैंडल की प्रेस, राइट। ये फंक्शन अभी डिफाइन नहीं है, इस फंक्शन को क्रिएट कर लेते हैं टॉप में। फंक्शन हैंडल की प्रेस, हैंडल की प्रेस में हमको मिलेगा इवेंट। इस इवेंट के थ्रू हम लोग निकाल सकते हैं कि कौन सा की प्रेस हुआ है। सो एक इफ़ कंडीशन लिखते हैं, इफ़ इवेंट डॉट की इक्वल्स टू एंटर, अगर एंटर की प्रेस हुई है, एंड हमारा जो इनपुट वैल्यू है वो डॉट ट्रिम भी लगा देते हैं, ताकि नॉट ट्रिम, राइट, ट्रिम हम लोगों को लगाना है। बेसिकली ट्रिम हम लोग इसलिए कर रहे हैं ताकि सारे स्पेसेस रिमूव हो जाएं। इज़ नॉट इक्वल टू नल। मैं यहाँ पर चेक करना चाह रहा हूँ कि हमारी जो इनपुट वैल्यू है, अगर वो नल ना हो तभी इस कंडीशन में जाए, तभी हमारी API कॉल हो। यानी कि हमारी जो इवेंट की है वो EVENT है। बाय द वे मैंने गलत यहाँ पे लिख रखा है इवेंट। हमारी जो इवेंट की है बेसिकली वो एंटर होनी चाहिए, एंड हमारी जो वैल्यू है जो भी टाइप करा यूज़र ने वो नल नहीं होनी चाहिए, एम्प्टी स्ट्रिंग नहीं होनी चाहिए, तभी जाकर हमारी API जो है वो कॉल होगी। और API कॉल करने के लिए हम लोग सिंपल सा हमारा फेच मेथड यूज़ करेंगे। फेच के अंदर आपको URL पास करना होता है, बैकटिक्स, एंड जो URL मैंने कॉपी करके रखा था उस URL को हम यूज़ करते हैं। ये रहा हमारा सिंपल सा API का URL, कॉपी एंड पेस्ट करते हैं इसको हमारे फेच में। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, ये है क्यू पैरामीटर के अंदर हमको जो भी हमारा टेक्स्ट सेंड करना है ना बैकएंड में, वो आता है। तो मैं यहाँ पर डॉलर लगाता हूँ, कर्ली ब्रेसेस ओपन, कर्ली ब्रेसेस क्लोज, और यहाँ पर जितना भी टेक्स्ट यूज़र ने लिखा है, यानी कि इनपुट वैल्यू जो भी है वो सब आएगी। सो इसको कॉपी करते हैं इनपुट वैल्यू को, और सारी इनपुट वैल्यू डाल देते हैं कहाँ पर, यहाँ पर। एंड हमारे पास में लैंग्वेज पेयर, ये जो फर्स्ट लैंग्वेज है ये है फ्रॉम लैंग्वेज, और दूसरा जो है पाइप के सिंबल के बाद जो दूसरी लैंग्वेज का कोड है वो है टू, यानी कि यहाँ पे इंग्लिश टू IT कुछ एक लैंग्वेज है जिसमें कन्वर्जन हो रहा है। उप्स, आई जस्ट चेंज्ड इट, इंग्लिश टू IT में चेंज हो रहा है, इटैलिक में कुछ एक, आई डोंट नो। हम लोगों को करना है इंग्लिश टू हिंदी, राइट। बट हम लोग यहाँ हार्ड कोड नहीं करेंगे, हम लोग हमारे ड्रॉप डाउन में यूज़र ने जो सेलेक्ट किया है उससे वैल्यू उठाएंगे। सो अगेन डॉलर, कर्ली ब्रेसेस ओपन, कर्ली ब्रेसेस को क्लोज, और हमारी जो ये वाली पर्टिकुलर लैंग्वेज है वो कहाँ पे हमको मिल रही है, वो हमको मिल रही है लैंग्वेजेस के कोड में, राइट। सो सेलेक्टेड लैंग्वेज फ्रॉम कोड, ये हमारा फ्रॉम लैंग्वेज का कोड हो गया। और सिमिलरली कर्ली ब्रेसेस ओपन, कर्ली ब्रेसेस क्लोज, सेलेक्टेड लैंग्वेज टू लैंग्वेज कोड, राइट। सो सेव इट, एंड आई होप यहाँ पर सेमीकोलन नहीं आएगा। अब आपको पता ही होगा जो भी फेच होता है वो 2 स्टेप का प्रोसेस होता है। पहले हम लोगों को एक डॉट देन लगाना पड़ेगा, फेच क्योंकि रिटर्न करता है प्रॉमिस। फर्स्ट डॉट देन में हमारे पास में स्ट्रीम ऑफ डेटा आएगा, उस डेटा को हम लोग कन्वर्ट करेंगे जेसन में, और दूसरे डॉट देन में हमको फाइनल रिजल्ट मिलेगा। और लास्ट के डॉट देन में हम लोग कैच करेंगे, अगर CATCH कैच करेंगे अगर कोई एरर आ रहा है तो। सो यहाँ पर पहले मैं एरर का कोड लिख देता हूँ, ERR, एंड अभी के लिए सिर्फ कंसोल लॉग करा सकते हैं हम लोग, कंसोल डॉट लॉग एरर, राइट। एंड यहाँ पर एक फंक्शन, सो कैच हो गया। अब देन की बात करते हैं, हम लोगों को मिलेगा रिस्पॉन्स। इस रिस्पॉन्स को हम लोगों को कन्वर्ट करना पड़ेगा, रिटर्न करना पड़ेगा बेसिकली हमको। रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट जेसन हम लोगों को कन्वर्जन करना है जेसन में। सो जो भी रिस्पॉन्स आएगा उस रिस्पॉन्स को हम लोग जेसन कन्वर्ट करके दूसरे डॉट देन में भेजेंगे, और दूसरे डॉट देन में हमको मिलेगा हमारा फाइनल रिस्पॉन्स, राइट। फाइनल रिस्पॉन्स को हम लोग कंसोल लॉग कराते हैं, कंसोल डॉट लॉग फाइनल रिस्पॉन्स। एंड इस फाइनल रिस्पॉन्स के अंदर लेट्स सी, सबसे पहले तो हमारा जो रिस्पॉन्स है वो किस टाइप से आ रहा है। एंड हम लोग एक बार रिफ़्रेश करते हैं, सब कुछ हटाते हैं, हम लोग जाते हैं हमारे नेटवर्क टैब में, और यहाँ पर मैं कुछ एक
टेस्टिंग दिस ऐप, ऐसे कुछ एक लिखता हूँ। एंटर की जैसे मैं प्रेस करता हूँ, आप देखिए API कॉल हुई, API सक्सेसफुली इस एंड पॉइंट पे जाकर हिट करी, 200 आया है, हमारा पेलोड गया है, क्यू में गया है, जो भी हमने टेक्स्ट में लिखा है, लैंग्वेज पेयर जो हमने सेलेक्ट कर रखे हैं इंग्लिश हिंदी। प्रीव्यू में आपको दिखेगा कि आपको रिस्पॉन्स मिला है। यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हमको मिल रही हैं, मैचेस हमको काफ़ी सब कुछ मिल रहा है कि ये मैच हुआ है। एंड आपको रिस्पॉन्स डेटा से मेन आपको मतलब है, रिस्पॉन्स डेटा के अंदर हम लोगों को एक ऑब्जेक्ट मिल रहा है रिस्पॉन्स डेटा, इसके अंदर है ट्रांसलेटेड टेक्स्ट, राइट। और यहाँ पर आपको मिल रही है आपकी लैंग्वेज जो भी आपने ट्रांसलेट किया। सो हम लोग यूज़ करेंगे इस रिस्पॉन्स डेटा को। सो हमारे पास में फाइनल रिस्पॉन्स डॉट रिस्पॉन्स डेटा और इसके अंदर में है ट्रांसलेटेड टेक्स्ट। सो डॉट ट्रांसलेटेड टेक्स्ट, सेव इट। एंड अगर मैं अभी रिफ़्रेश करूँ वापस से, सो रिफ़्रेश नहीं करते हैं, काम करते हैं, इसको डायरेक्टली सेव करा लेते हैं एक वेरिएबल में। सो वेरिएबल किस वेरिएबल में सेव कराएंगे हम लोग? इस वाले वेरिएबल में सेव कराएंगे, आउट वैल्यू वाले वेरिएबल में, राइट। सो जैसे ही हमारा रिस्पॉन्स आया, हमने सेट आउट वैल्यू को कॉल किया और यहाँ पर हम लोगों ने हमारे इस फाइनल रिस्पॉन्स में से रिस्पॉन्स डेटा के अंदर से ट्रांसलेटेड टेक्स्ट को सेव करा दिया हमारे सेट आउट में। ओके, अब हम लोग इसको क्लोज़ करते हैं, रिफ़्रेश करते हैं हमारे पेज को, कुछ एक टाइप करते हैं, हाय एवरीवन, दिस इज़ अ वेरी कूल एप्लीकेशन। एंटर प्रेस करते हैं, थोड़ी देर रुकते हैं और एप्लीकेशन को इसने आवेदन लिख दिया है। सो नेवर माइंड, ये बिल्कुल एक फ्री API है, इसलिए थोड़ा बहुत लैंग्वेज का जो भी ट्रांसलेशन है वो इधर उधर हो जाता है। बट गुड थिंग है इसके, आप लोग इसको यूज़ कर सकते हो, इस API को यूज़ कर सकते हो। 5000 वर्ड्स आप आराम से ट्रांसलेट कर सकते हो पर मंथ, ये आपको देता है। और आई डोंट थिंक कि टेस्टिंग और डेवलपमेंट लर्निंग में आपको इससे ज़्यादा ट्रांसलेशन की ज़रूरत है। और अगर ज़्यादा ट्रांसलेशन की ज़रूरत है तो हमारा गूगल ट्रांसलेटर तो ऑफ कोर्स हमारे पास है ही। जापानीज़ में भी एक बार कन्वर्ट कर लेते हैं। सो देखिए जापानीज़ में भी मस्त कन्वर्ट हो रहा है। सो इस तरीके की एक स्मॉल प्रोजेक्ट को आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हो। आई होप यू हैव लाइक दिस वीडियो। अगर आपको पसंद आया है तो इस वीडियो के एंड में एक कमेंट ज़रूर करना मेरे लिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एवरीवन। हैव अ ग्रेट डे।